हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं राकेश कुमार वर्मा और आप सीख रहे हैं मेरे साथ हीट के बेसिक हीट के बेसिक कॉन्सेप्ट को, मूलभूत अवधारणाओं को सीख रहे हैं हमारे साथ आपके अपने बच्चा पार्टी यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, अभी हम चर्चा कर रहे हैं हीट के बारे में। विशिष्ट उष्मा के बारे में चर्चा हुई, तापांतर की चर्चा हुई, उष्मा संचरण की चर्चा हुई। अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं कंडक्टर ऑफ हीट, यानी उष्मा की सुचालकता और इंसुलेटर ऑफ हीट। ठीक है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, स्लाइड पे हो रही बच्चों, एक मिनट। ठीक है बच्चों, ठीक। उष्मा के सुचालक कंडक्टर ऑफ हीट पे चर्चा करनी है। तो कंडक्टर ऑफ हीट क्या होते हैं ये जान लीजिए। ऐसे पदार्थ जो गर्म पाकर गर्म हो जाते हैं, गर्मी पाकर गर्म हो जाते हैं, ठंडी पाकर ठंडे हो जाते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें उष्मा का संचरण अच्छे से होता है वो कहलाते हैं उष्मा के सुचालक, कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे पदार्थ जिसमें से उष्मा आसानी से संचरित हो, आसानी से आर पार जाए, आसानी से उसमें चल सके, गर्म करने पे गर्म हो जाए, ठंडा करने पे ठंडा हो जाए, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे पदार्थ उष्मा के सुचालक होते हैं। ऐसे पदार्थ जो उष्मा को अपने अंदर से आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उष्मा के सुचालक कहलाते हैं। जैसे लोहा, ठीक है, लोहे की एक राड को गर्म करते हैं तो एक सिरा गर्म होता है, धीरे धीरे दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ठीक है, लोहे का कोई तवा हो, उसके नीचे हीट दे रहे हो, ऊपर से हाथ रखते हैं तो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोहा उष्मा का अच्छा सुचालक है, ये कंडक्टर है। वो तांबा है, तांबा भी गर्म होता है, चांदी गर्म होती है, एल्युमिनियम गर्म होती है, ये सब उष्मा के अच्छे चालक है। यानी जितनी लगभग धातुएं हैं ये उष्मा की अच्छी चालक होती हैं, इनको कहते हैं कंडक्टर ऑफ हीट। इसके अगेंस्ट के विपरीत में ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से उष्मा को संचरित नहीं होने देते हैं, गर्म करने पे गर्म नहीं होते हैं और ठंडा करने पे ठंडा नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थ उष्मा के कुचालक कहलाते हैं। इन्हें कहते हैं इंसुलेटर ऑफ हीट। बच्चों, गर्मी के दिन है, आप जो बोतल रखे होते हैं और बोतल में पानी ठंडा रखते हैं, कुछ देर ठंडा बना रहता है, गुनगुना बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें इंसुलेटर लगा होता है। इंसुलेटर का मतलब है उष्मा रोधी, यानी कि वो इंसुलेटर उष्मा को अपने आर पार नहीं होने देता है। ठीक है, तो उष्मा के कुचालक का क्या मतलब हुआ कि ऐसे पदार्थ जो उष्मा को अपने अंदर से आसानी से प्रभावित नहीं होने देते हैं, आसानी से अपने अंदर से गुजरने नहीं देते हैं, ऐसे पदार्थ उष्मा के कुचालक कहलाते हैं। कुचालक कहलाते हैं, अच्छे चालक नहीं है। जो अच्छे चालक होंगे वो सुचालक होंगे और जो बुरे कुचालक होंगे, ठीक है, उसमें से उष्मा संचरित नहीं करती। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ठीक है, कांच, ये उष्मा की क्या है बच्चों? कुचालक है। जैसे घर में तवा होता है रोटी बनाने का, उसमें हम क्या करते हैं? तवा के हैंडल में लकड़ी की मुठिया लगा देते हैं या अच्छे प्लास्टिक की मुठिया लगा देते हैं, यानी कि वो तवा जब गर्म होगा तो वो हैंडल आपका गर्म नहीं होगा। आपके घर में कुकर होगा, कुकर में जो है प्लास्टिक की मुठिया लगा रहता है पकड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि कुकर का अन्य पार्ट वो गर्म हो जाता है, वो क्योंकि मेटल होता है और उष्मा का अच्छा चालक होता है, वो कंडक्टर होता है। लेकिन जो प्लास्टिक होता है, लकड़ी होता है, ये इंसुलेटर का काम करता है, इसीलिए ऐसी जगहों पे चीज लगाया जाता है। ठीक बच्चों, ये हुआ आपका उष्मा के कुचालक और उष्मा के सुचालक, यानी गुड कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक, और बच्चों एक कॉन्सेप्ट आता है प्रश्न कभी कभी कि गर्मी के दिन में सफेद कपड़ा पहना जाता है और ठंडी जो है क्यों पहना जाता है? तो बच्चों आप जानिए, जो व्हाइट कपड़ा होता है वो अपने ऊपर आपतित ऊष्मा के अधिकांश भाग को रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, वापस कर देता है। ठीक है, चाहे प्रकाश की किरण हो, चाहे ऊष्मा की विकिरण हो, अपने ऊपर आपतित सफेद वस्तु के ऊपर आपतित अधिकांश उसमें विकिरण वो रिफ्लेक्ट वापस कर देता है। इसलिए वो उष्मा को एब्जॉर्ब कम करता है, उष्मा को शोषित कम करता है, इसलिए कम गर्म होता है। ठीक, जबकि जो काली वस्तु होती है, काला कपड़ा होता है, काला लवादा होता है, ये ऊष्मा का अधिकांश भाग ग्रहण कर लेता है और गर्मी ऊष्मा का अधिकांश भाग ग्रहण के कारण वो
ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इस पाठ से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं प्रत्येक प्रश्न पर उसको समझाते चलूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए और चर्चा होती रहेगी हमारा आपका ऊष्मा पर। अभी हम आ जाते हैं प्रश्नों पे बेटा। चलिए चलिए आ रहा है इस पे क्वेश्चन, बहुत ध्यान दीजिएगा। चलिए हम यही शुरू करते हैं बच्चों। चलिए आपका पहला प्रश्न यहाँ पे प्ले हो गया है। ये बच्चों पहला प्रश्न आ गया आपका, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इंटरेस्टिंग प्रश्न है बच्चों, मजा आएगा लगाने में। अब चलिए प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है ये भी कंपटीशन में आया है। ठीक है, ये जो जितने प्रश्न देखिए यूपी एमएमएमएस, यूपी एमपी एमएमएस, हरियाणा एमएमएमएस, ये सब परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए इन सब पे अपनी हम कमांड बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आ गया स्क्रीन पे, ऊष्मा संचरण की दर किस विधि में सबसे अधिक होती है? तो बच्चों हमने आपको बताया था चालन, संवहन और विकिरण। तो चालन, संवहन और विकिरण में ऊष्मा संचरण की दर जो होती है वो विकिरण में सबसे तेज होती है। ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट राइट कोई आंसर है इसका, कोई शक नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला है ऊष्मीय ऊर्जा का मान सही, ऊष्मीय ऊर्जा मान का सही मात्रक है। बच्चों ये हरियाणा के एमएमएमएस परीक्षा 2020 का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं ऊष्मीय मान का सही मात्रक, ऊष्मा का सही मात्रक ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किलो जूल, कैलोरी या जूल आवृत्ति प्रति किलोग्राम या जूल प्रति केजी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ऊर्जा का मात्रक है। ठीक बच्चों, एकदम सिंपल चीज जूल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये उत्तर प्रदेश परीक्षा में 2024 का क्वेश्चन अभी पिछले साल पूछा गया था बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं? यानी कौन सा ऐसा ऊष्मा स्थानांतरण का प्रक्रम है, ऊष्मा संचरण का कौन सा ऐसा प्रक्रम है, कौन सी ऐसी विधि है जिसमें मीडियम की आवश्यकता यानी कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? प्रश्न कह रहा है बिना किसी माध्यम के, यानी कि माध्यम ना हो तब भी ऊष्मा संचरित होती है। ठीक है बच्चों, हमने बताया ठोस में चालन होता है, द्रव और गैस में संवहन होता है, और जो बिना माध्यम का होता है वो विकिरण होता है बच्चों। ठीक है, तो विकिरण ऐसा है जो बिना किसी माध्यम द्वारा, विकिरण का प्रक्रम है जो बिना किसी माध्यम के भी ऊष्मीय ऊर्जा का संचरण होता है, कार्य होता है, अच्छे से होता है, और विकिरण विधि ऊष्मा संचरण की सबसे प्रभावी विधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट से 15 क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करते हैं। लकड़ी की एक चम्मच को बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत विशेष ध्यान देना है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबो दिया गया। ठीक है बच्चों, ये आपका आइसक्रीम का प्याला है, आइसक्रीम इसमें भरी हुई है, आपने लकड़ी का एक चम्मच इसमें डुबो दिया। ठीक है, इसका दूसरा सिरा, ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, चालन के कारण ठंडा हो जाएगा। अब इसमें लकड़ी में चालन, संवहन, विकिरण होगा ही नहीं, क्योंकि लकड़ी जो होती है वो इंसुलेटर का काम करती है, वो ऊष्मा का कंडक्टर नहीं होती है, वो कुचालक होती है। इसलिए चाहे उसको लकड़ी को चाहे आप बर्फ में डुबो दीजिए, चाहे ठंडी आइसक्रीम में लगा दीजिए, और चाहे एक सिरा उसका जलाना शुरू कर दीजिए, जब तक दूसरा सिरा जलने का तो गर्म नहीं होगा। बच्चों तो संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा। अगला ऑप्शन है डी, ठंडा नहीं होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी ठंडा नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्यों नहीं ठंडा होगा? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। ये लकड़ी जो है ऊष्मा की क्या होती है? इंसुलेटर का काम करती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आगे आपकी स्क्रीन पे अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? अभी बार बार बताया गया था कि जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, इसीलिए हम अपनी कार में, बाइक में या कार में या और तमाम वाहनों में जो रेडिएटर होता है उसमें कूलर के रूप में, ठंडा करने के रूप में हम जल का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। इसीलिए कहते हैं कि जल का जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो इसका जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो 1 जूल प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस होती है, या 1 किलो कैलोरी 1 मिनट। ठीक, तो निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है बच्चों? तो डीजल की, पेट्रोल और हीरा, 4 ऑप्शन है और जल है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर 7, चालकों में ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक है, तो चालकों में ध्यान देने की बात है, द्रव में, गैस में, संवहन द्वारा, और चालक का मतलब ऐसे कंडक्टर रहेगा, उसमें ऊष्मा का जो चालन होता है, संचरण होता है, वो चालन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, कांच के एक टुकड़े को, ध्यान दीजिएगा, कांच का टुकड़ा है, कांच के एक टुकड़े को उच्च ताप तक गर्म किया जाता है और गर्म करके ठंडा होने के लिए रखा गया है। यदि वह चटक जाता है तो इसका मुख्यतः संभव कारण क्या होगा? बच्चों आप जानिए, तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं, हम व्यवहार में भी देखते हैं, घर में भी हो सकता है कि अगर हम किसी कांच, ठंडी के दिनों में कांच का बर्तन हो, कांच गिलास हो, उसमें हम ठंडा पानी पी रहे हैं, इसके बाद अगर जरा सा पानी का अंश है भी या नहीं भी है और उसमें अचानक हम गर्म चाय डालते हैं तो हम देखते हैं गिलास हमारा कांच का वो चटक जाता है। क्यों चटक जाता है बच्चों? आप इसको जानिए, ये इसका आंसर अपने आप जान जाएंगे। बच्चों जब कांच पे हम ठंडी चीज डालते हैं तो उसमें आप जानते हैं एक शब्द है ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, जब कोई चीज पदार्थ ठंडा किया जाता है तो उसके अणु पास पास आ जाते हैं, उसके अणुओं की जो एनर्जी होती है डाउन होती है, ठंडे होते हैं, उसके अणु पास पास आ जाते हैं और उसमें जो है ठंडक के कारण वो सिकुड़ जाते हैं। और जब हम गर्म चीज डालते हैं तो उसमें प्रसार उस चीज में होता है और उसका आयतन बढ़ जाता है, उसमें रेखीय, आप पढ़ेंगे उसमें, ठीक है, रेखीय प्रसार होता है, आयतन प्रसार होता है। ठीक है बच्चों, तो चटकने के कारण क्या है? जैसे गिलास में हम गर्म चीज डाले, पूरा गिलास मेरा ठंडा है, ठीक है, उसमें अंदर में हम गर्म चाय डाले, गर्म पानी डाले, गर्म दूध डाले, तो होता क्या है, उसके जो अंदर की लेयर है, ठीक है, जो गिलास के अंदर की लेयर है वो अचानक गर्म हो जाएगी और बाहर की लेयर अभी ठंडी ही है। लेकिन जो कांच है ऊष्मा का अच्छा सुचालक नहीं है। ठीक है, कांच जो होता है उसमें ऊष्मा का संचरण बहुत अच्छे तरीके से नहीं होता है और तब तक जब तक ऊष्मा अंदर के सिरे से, अंदर की लेयर से बाहर के लेयर तक वो संचरित होती है, इसके पहले ही अंदर की लेयर पे ऊष्मीय प्रसार हो जाता है और गिलास आपका चटक जाता है। वही सेम प्रोसेस यहाँ होगा। अगर कांच के टुकड़े को उच्च तापमान पे गर्म करते हैं, इसके बाद ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है, तो क्या होता है, बाहर, ठीक है, वो तेजी ठंडा होता है, लेकिन अंदर से जो वो गर्म है वो गर्मी बाहर तक आने में टाइम लगता है। तो उसमें क्या होता है, ऊपर भाग सिकुड़ना शुरू करता है, बाहर भाग वैसे, अंदर का भाग वैसे रह जाता है। इसीलिए ऊष्मीय प्रसार के कारण यह आपका कांच चटक जाता है। इसका सीधा रीजन है कांच जो है ऊष्मा का अच्छा जो है चालक नहीं है। देखिए आंसर क्या है, ऊष्मा चालकता कम होना, ऊष्मा चालकता अधिक होना। बच्चों अगर ऊष्मा चालकता अधिक होगी तो खट से पूरा ग्लास गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा। कांच की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होना नहीं, कांच गलना अधिक होना नहीं। बच्चों आपका जो ऑप्शन ये है यही आपका राइट है कि कांच का जो टुकड़ा चटक गया है उसका कारण है ऊष्मा चालकता कम होना। कांच जो ऊष्मा संचरण में वो उसमें तेजी से ऊष्मा का संचरण नहीं होता। ठीक है बच्चों, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए लोग चर्चा कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अच्छा चीज, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित पदार्थों में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? अभी पिछली वीडियो हमने बताया था कि थर्मामीटर में पारा धातु का उपयोग किया जाता है, क्योंकि गर्म होने पे पारे में फैलाव
तेजी से होता है। इसलिए जो हम पारा देखते हैं थर्मामीटर में, गर्म होने पे पारा तेजी से ऊपर चढ़ता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए अब आते हैं अगली स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो आ गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दसवां क्वेश्चन, क्या है बच्चों? खाना पकाने के, बहुत ध्यान दीजिए, खाना पकाने के बर्तनों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, हम ऐसे बर्तन जिसमें खाना पकाएं, उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्या इसकी उस बर्तन की क्वालिटी होनी चाहिए, ये दिया जा रहा है। तो बच्चों पहला ऑप्शन है उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता। बच्चों एकदम गलत होगा। निम्न चालकता यानी कि उसमें ऊष्मा का चालन कम हो, तो ऐसा बर्तन जिसको गर्म करे और पूरा बर्तन ही ना गर्म हो, ठीक है, तो कैसे उसमें खाना बनेगा। दूसरा है उच्च विशिष्ट ऊष्मा, यानी उस बर्तन को ही गर्म होने के लिए बहुत ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो ऐसे बर्तन को हम नकार देते हैं, डिसलाइक कर देते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न उच्च चालकता। तो उच्च चालकता तो ठीक लगती है, लेकिन जो यहाँ पर उच्च विशिष्ट ऊष्मा दे दिया, ये गलत हो गया। ठीक है बच्चों, अगर उसकी विशिष्ट ऊष्मा ऊंची रहेगी तो उसको गर्म होने में ज्यादा ऊष्मा की जरूरत होगी। ठीक, यानी कि ये बर्तन ही गर्म होने में ज्यादा ऊष्मा ले लेगा, तो ऐसे बर्तन को भी हम डिनाई कर देते हैं, नकार देते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारा निम्न विशिष्ट ऊष्मा। ये तो समझ में बात आ गई, यानी कि कम ऊर्जा में ही, कम ऊष्मा में ही वो बर्तन आपका हीट हो, अच्छा तरह से हीट हो। तथा निम्न चालकता, ये गलत, निम्न चालकता गलत हो गया। यहां तक तो सही पकड़ रहा, लेकिन यहां पे गलत कर दिया, क्योंकि अगर निम्न चालकता रहेगी तो उसमें भोजन नहीं बना जा सकता, अगर बनेगा भी बहुत ज्यादा ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन डी है मेरा लास्ट ऑप्शन। देखिए क्या कह रहा है, निम्न विशिष्ट ऊष्मा, एकदम राइट, तथा उच्च चालकता, वेरी गुड, यानी कि वो कम ऊष्मा में गर्म हो और ऊष्मा संचरण उस बर्तन में अच्छी तरह से हो, यानी उच्च चालकता हो, ऊष्मा संचरण अच्छे तरीके से हो। तो इसे आप इस प्रकार आपका खाना पकाने के बर्तन के लिए सबसे उपयुक्त होगा ऑप्शन डी, निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्यूट राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। काली त्वचा वाला व्यक्ति श्वेत त्वचा वाले व्यक्ति की अपेक्षा अनुभव करेगा। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने काला कपड़ा और सफेद कपड़े में बात की, एकदम सेम वही चीज है बच्चों, कि काली त्वचा वाला व्यक्ति, ठीक है, काली त्वचा वाला व्यक्ति गर्मी में ज्यादा गर्मी लगेगी और ठंडी में उसको ज्यादा ठंडी लगेगी। एकदम राइट, यानी गर्मी में उसकी त्वचा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी और ठंडी में उसकी त्वचा ठंडी को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, यानी उसके अंदर ठंडी आपको बताया जाएगा कि जो अच्छे चालक होते हैं, अच्छे ऊष्माशोषी पदार्थ, अच्छे ऊष्मा उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं। काली त्वचा वाला व्यक्ति श्वेत त्वचा वाले व्यक्ति अपेक्षा अनुभव करेगा। कम गर्मी कम ठंडक, गलत। अधिक गर्मी अधिक ठंडक, ठीक है, गर्मी में उसे अधिक गर्मी लगेगी सफेद वाले व्यक्ति की तुलना में, जिसकी स्किन गोरी होगी, और काली स्किन वाला व्यक्ति गोरी स्किन की अपेक्षा गर्मी दिन में उसको ज्यादा गर्मी लगेगी और ठंडे दिन में उसको ज्यादा ठंडी लगेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ओके बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ध्यान से दीजिए, यहाँ पे ईंट से बने भवनों की तुलना में, यानी जो हमारे पक्के मकान ईंट से बनाए जा रहे हैं, कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म काल में यानी गर्मी के दिन में ठंडे और शीत काल में अधिक गर्म होते हैं। क्यों?
सीधा सा कारण है, क्योंकि जो कच्ची मिट्टी के मकान होते हैं उसमें लकड़ी यूज होती है, कच्ची मिट्टी यूज होती है, जो कि उष्मा के इंसुलेटर में काम करता है। उष्मा जो है उसमें से अच्छे संचालित नहीं होती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या देखिए क्या ऑप्शन दे रहा है इसमें। ठीक, पहला ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन है बच्चों, कच्ची मिट्टी की ऊष्मा की अच्छी चालक है। कच्ची मिट्टी ऊष्मा की अच्छी चालक है, नहीं। कच्ची मिट्टी ऊष्मा की बुरी चालक है, ये सही है। कच्ची मिट्टी कम ऊष्मा रोधी है। ठीक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि कच्ची मिट्टी ऊष्मा की बुरी चालक है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पे देखिए बच्चों, ये सब हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाने वाले हैं। अगर यही सेम नहीं आता है, अगर ये नहीं कहेगा कि काला कपड़ा सफेद कपड़ा, तो काला और गोरा श्वेत, और इसमें आपको क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, खाना बनाते समय हीटर कोयला से ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण खाना बनाने वाले बर्तन को किस प्रक्रम के तहत होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका राइट आंसर है चालन तथा संवहन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं, क्लास को ऑफ करते हैं। लेकिन फटाफट देखिए, दो क्वेश्चन रह गए हमारे। पहला क्वेश्चन है 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए ध्यान से। 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को, ठीक है, और दूसरा है 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को के साथ मिलाया गया, मिश्रण का तापमान क्या होगा। ठीक है बच्चों, हमने बताया था ऊष्मा का जो संचरण होता है वो कम से ज्यादा की ओर और ज्यादा से कम की ओर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों पदार्थों की ऊष्मा साम्य अवस्था में न आ जाए। अब कह रहे हैं 1 लीटर जल है वो 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और दूसरा 1 लीटर जल है 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अब उसको मिलाकर लीटर हो गया हमारा 2, लेकिन तापमान में क्या फर्क होगा। पहला ऑप्शन दे रहे हैं 80 डिग्री सेल्सियस, तो ये सोचिए 50 और 30 जुड़ जाएगा, गलत। ठीक है, अब चूंकि 50 का तापमान 30 में आएगा, यानी कि 30 से ज्यादा होगा और 50 से कम होगा। तो दूसरा ऑप्शन है 50 से अधिक लेकिन 80 से कम, गलत। 50 से अधिक हो ही नहीं सकता है। दूसरा है 20 डिग्री सेल्सियस, ये क्लियर नहीं होगा। डी है 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच, यानी कि जब 50 डिग्री आएगा 30 में मिलेगा, तो 50 डिग्री वाला तापमान 30 में 1 लीटर में मिलना शुरू होगा, यानी कि पूरे मिश्रण का तापमान 30 से ऊपर होगा और इधर 50 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, आइए लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं ध्यान से। 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को, ध्यान दीजिए 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबाया गया, इस प्रक्रिया में ऊष्मा क्या होगी। हमने बताया था जब साम्य अवस्था में चीजें होती हैं, जब दो पदार्थों का ताप एक समान होता है, सेम टेम्परेचर पे होती है, ना तो ऊष्मा इधर की इधर होती, ना तो ऊष्मा इधर की इधर होती, यानी ऊष्मा संचरण नहीं होता है। ठीक है, देखिए आगे क्या ऑप्शन दे रहे हैं। लोहे की गोली से जल की ओर ऊष्मा क्या होगी। लोहे की गोली से जल की ओर असर नहीं होगी, स्थानांतरण होगा ही नहीं। ना तो लोहे की गोली से जल की ओर, तो राइट है, और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर, ये राइट आपका है। ठीक है, यानी ऊष्मा ना तो लोहे की गोली से जल में आएगी और ना ही जल से लोहे की गोली में जाएगी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, साम्य अवस्था में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। पढ़ लेते हैं तीसरा भी, जल से लोहे की गोली की ओर, ये भी गलत होगा, और दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी, गलत होगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। इस प्रकार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, बने रहिए हमारे साथ हमारे आपके YouTube चैनल बच्चा पार्टी बेसिक पर। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसका बेनिफिट लीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। ओके।